नमस्कार दोस्तों, चलिए हम दृष्टि से आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे थे। हम लोग अगस्त प्रस्ताव के बाद का देखना था, इसके पहले का हम लोग देख चुके हैं, जो कि पीछे के 3 वीडियो में दिया जा चुका है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए देख लेते हैं। हम लोगों को अगस्त प्रस्ताव से देखना था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस की मांग के प्रत्युत्तर में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इसके तहत भारत को डोमिनियन स्टेटस, वाइसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही संविधान मातृ परिषद का गठन, युद्ध सलाहकार परिषद गठित करने की आदि की बात की गई थी। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की बात ठुकरा दी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने पवनार यानी महाराष्ट्र में में कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत सरकार की नीतियों के प्रति नैतिक विरोध प्रदर्शन करना था। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। पाकिस्तान की मांग 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, जबकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने किया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसी अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया। साथ ही पहली बार पाकिस्तान राज्य की मांग से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया। क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ने लगी, तब युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में अपने कैबिनेट मंत्री स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूसरे दूतमंडल को भारत भेजा। इसने निम्नलिखित घोषणाएं की। कौन कौन सी घोषणाएं की थी? युद्ध समाप्त होने पर भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा तथा एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव में यह गुंजाइश रखी गई थी कि यदि किसी प्रस्ताव को नए संविधान स्वीकार नहीं होता तो इस प्रस्ताव में यह गुंजाइश रखी गई थी कि यदि किसी प्रांत को नया संविधान की स्वीकार नहीं होता तो वह अपने लिए नए संविधान हेतु ब्रिटिश सरकार के साथ अलग से समझौता कर सकेगा। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को इसमें स्वीकार नहीं किया गया था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय जनमत की मनःस्थिति को झकझोरने का कार्य किया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। इस अधिवेशन में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया गया और गांधी जी के नेतृत्व में एक जन संघर्ष चलाने का निर्णय लिया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख गांधी जी ने तैयार किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया। इस आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था।
9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया तथा जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, जे.बी. कृपलानी, पट्टा भी सीतारामैया आदि को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के सेंट्रल जेल में रखा गया। बाद में जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होकर नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया तथा भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। राम मनोहर लोहिया रेडियो पर नियमित रूप से बोलते थे। गुप्त रेडियो संचालन से जुड़े अन्य नेता थे बी.एम. खाकर, उषा मेहता, चंद्रकांत झावेरी आदि। अरोड़ा असफ अली इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ हिस्से में समानांतर सरकार की स्थापना हुई। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 1942 में की गई। तामलुक की जातीय सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत कार्य किए। स्कूलों को अनुदान तथा सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन भी इसमें शामिल है। सतारा की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक यानी 1945 तक चली। यशवंतराव चौहान एवं नाना पाटिल यहाँ के महत्वपूर्ण नेता थे। हिंदू महासभा में मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो कौन कौन नहीं किया था? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने। अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहे। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी मोहन सिंह के दिमाग में आया। सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन किया गया। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां इन्होंने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया। यानी जहां इन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया। सिंगापुर में सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा रंगून को मुख्यालय बनाया। जर्मनी तथा जापान ने इस अस्थायी सरकार का मध्यस्थ समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट नामक स्त्री सैनिकों का एक दल भी बनाया। नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। यानी अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। अप्रैल 1944 में भारत की मुख्य भूमि पर आजाद हिंद फौज द्वारा सर्वप्रथम मोराईरांग नगर, जो कि वर्तमान में मणिपुर में है, में अपना झंडा फहराया गया आजाद हिंद फौज के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नाजी जर्मनी में फ्री इंडियन लीज नामक सेना बनाई थी। 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात सरकार द्वारा इन पर लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। बचाव पक्ष के वकीलों में भोला भाई देसाई प्रमुख थे तथा
सप्रू काटजू एवं असफ अली इसके सहयोग में थे। सरकार ने लाल किले में चले संक्षिप्त मुकदमे के तहत आजाद हिंद फौज के सिपाहियों गुरुबख्श सिंह ढिल्ली, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खां को फांसी की सजा दी। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध व्यापक जन विरोध के कारण विवश होकर वायसराय ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर इन कैदियों को माफ कर दिए। बेबल योजना तथा शिमला सम्मेलन 1945। 14 जून 1945 को भारत के वायसराय लॉर्ड बेबल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें निम्नलिखित बातें थी। केंद्र में एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाना था। केंद्र में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाना था जिसमें वायसराय एवं कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त शेष सदस्य भारतीय रहेंगे। परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। इस कार्यकारी परिषद को तभी तक शासन कार्य का संचालन करना था जब तक नए संविधान पर आम सहमति न बन जाए। बेबल द्वारा प्रस्तुत की गई इस योजना पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर अबुल कलाम आजाद ने हिस्सा लिया तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के तौर पर जिन्ना शामिल हुए। सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही लिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, सम्मेलन की असफलता का कारण बना। 1945 का चुनाव में कांग्रेस ने केंद्रीय परिषद में आधे से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त की। प्रांतीय चुनाव के पश्चात कांग्रेस ने मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम तथा मध्य प्रांत में अपनी सरकार गठित की, जबकि मुस्लिम लीग को केवल बंगाल और सिंध में ही पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। पंजाब में खिज्र हयात खां के नेतृत्व में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। नौसेना विद्रोह 1946। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव, खराब भोजन तथा कम वेतन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। इन सैनिकों ने BC दत्त नामक नाविक को जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, छोड़ने की मांग की। सरकार के दमनात्मक रुख को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया। अंततः 23 फरवरी 1946 को इस आश्वासन के बाद कि इनका दमन नहीं किया जाएगा, इन विद्रोही नाविकों ने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946। 24 मार्च 1946 को भारतीय नेताओं से भारत का संविधान तैयार कराने के संबंध में बातचीत करने तथा एक अंतरिम सरकार के गठन करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स तथा A.B. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना था। संविधान को बनाने वाली संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुनी जानी थी। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा के लिए चुनाव।
संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव हुए, जिसमें ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। चुनाव के पश्चात वायसराय ने अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए कांग्रेस असेंबली लीग के सामने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत अंतरिम सरकार में 14 सदस्यों की नियुक्ति किया जाना था, जिसमें से 6 सदस्यों को कांग्रेस द्वारा मनोनीत किया जाना तय हुआ तथा 5 मुस्लिम लीग तथा 3 अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने थे। मुस्लिम लीग ने वायसराय के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर पाकिस्तान की मांग को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। इस दिन पश्चिम बंगाल में विविध सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल के 11 सदस्यों के साथ शपथ ली। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई, किंतु मुस्लिम लीग का सरकार में प्रवेश करने का उद्देश्य सरकार के कामकाजों में बाधा पहुंचाना तथा पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 को से पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून योजना जिसे कहते हैं। मार्च 1947 में माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आया। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना अथवा 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। 3 जून योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण का दिन निश्चित किया गया। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। उसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत को 2 स्वतंत्र प्रदेश भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। देशी रियासतों की स्थिति स्वतंत्रता के पश्चात। भारत विभाजन योजना 3 जून योजना में रियासतों को यह छूट प्रदान की गई थी कि वह किसी भी राज्य भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, किंतु यहाँ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था। इस परिस्थिति में भारतीय सैनिकों ने राज्य पर कब्जा करके जनमत संग्रह फरवरी 1948 में कराया, जो भारत के पक्ष में था। फलस्वरूप जूनागढ़ रियासत को भारत का अंग बना लिया गया। हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र रूप से शासन करने का इच्छुक था, किंतु इसके तेलंगाना क्षेत्र में आंतरिक विद्रोह को देखते हुए भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया तथा 1948 में इसे भारत का अंग बना लिया गया। कश्मीर की जनता भारत में शामिल होने की इच्छुक थी, किंतु वहाँ के तत्कालिक महाराजा अनिर्णय की स्थिति में थे। इसी दौरान पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर इसे पाकिस्तान में शामिल करना चाहा, किंतु कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ संधि कर भारत में शामिल होने का फैसला किया। भारत में संवैधानिक विकास का क्रम देख लेते हैं। इससे हर पेपर में एक नया क्वेश्चन आ जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यह आदेश दिया गया कि प्रशासन, राजस्व, सैन्य और असैन्य संबंधित समस्त विवरण वित्त विभाग और राज्य सचिव के सम्मुख प्रस्तुत करे। इस तरह पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल को भारतीय मामले में विनिमय का अधिकार दिया गया।
विनियमन का अधिकार दिया गया। विनियमन मतलब तो खरीद फरोख्त होता है, विनियमन मतलब रेगुलेशन का अधिकार दिया गया। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कुछ मामलों में कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया तथा इसका प्रमुख गवर्नर जनरल को बनाया गया। गवर्नर जनरल अपने 4 सदस्यीय काउंसिल की सहायता से कार्य करता था। इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम एलिजा एम पे के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते थे। इसका मुख्य कार्य डायरेक्टरेट्स की नीतियों को नियंत्रित करना था। इस प्रकार शासन की दोहरी प्रणाली एक कंपनी तथा दूसरा संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई और यह 1858 तक चलती रही। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामले में तथा इसके भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। व्यापार को छोड़कर सभी मामले जैसे सैन्य और राजस्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिए गए। इस एक्ट के द्वारा भारत के प्रशासन पर गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यीय वाली काउंसिल का नियंत्रण स्थापित हो गया। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों में बंगाल के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। तब सिर्फ चीन और चाय के व्यापार पर कंपनी के अधिकार सुरक्षित थे। एकाधिकार। इसमें भारतीय शिक्षा और साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की छूट मिली इस एक्ट के द्वारा। 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। कंपनी अब व्यापारिक इकाई नहीं रही, यह शुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बन गई। इसके माध्यम से भारतीय प्रशासन तथा वित्त का केंद्रीकरण कर दिया गया तथा बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कानून निर्मित करने हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया जो विधि क्षेत्र से संबंधित था। गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाला पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। इस एक्ट के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में योग्यता को महत्व दिया जाने लगा। दास प्रथा के उन्मूलन के लिए निर्देश इसी एक्ट में दिए गए थे। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने के उद्देश्य से 1833 में मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधित शक्तियों का पृथक्करण किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसके माध्यम से कंपनी के डायरेक्टरों ने नियुक्ति से संबंधित अधिकार वापस ले लिए गए। अब नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं से होने लगी। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। भारत के प्रशासन का भार अब ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत राज सचिव कहा जाता था, को दे दिया गया तथा इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई।
यह राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था तथा यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसे दूसरे रूप में कहें तो भारत की सत्ता पर अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया। इस अधिनियम के आने के बाद भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा तथा वाइसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कार्य करता था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वें सदस्य के रूप में विधिवेत्ता की नियुक्ति की गई। इसके तहत भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। कैनिंग ने प्रत्येक विभाग को एक एक सदस्य के नियंत्रण में रखा। इस रूप में देखा जाए तो कैनिंग ने एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी। इस अधिनियम के तहत वाइसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तथा वह नए प्रांतों की स्थापना और उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था। इस अधिनियम के आने के बाद बम्बई एवं मद्रास प्रांत की परिषदों को कानून निर्मित करने और उसमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। वाइसराय विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधि के खिलाफ वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके माध्यम से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु इन सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस अधिनियम के तहत परोक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार। केंद्रीय विधानसभा के भारतीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन यह सदस्य विदेशी और देशी राज्यों के मध्य संबंध, रेलवे पर ऋण का भुगतान किए जाने वाले ब्याज के संबंध में प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। उन्नीस का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इस अधिनियम में पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें एक राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल मनोनीत परिषदों की सहायता से करता था तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचन सदस्यों के माध्यम से किया जाता था। इस अधिनियम के द्वारा सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ। उन्नीस सौ 1935 का भारत शासन अधिनियम। साइमन आयोग की रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर बने। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देशी राजवाड़े शामिल होने थे, जो कि लागू नहीं हो सका। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। इसके द्वारा प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया। गवर्नर जनरल सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता था। इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया।
केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे, संघीय सभा तथा राज्य परिषद। राज्य परिषद एक स्थायी सदन था जिसके 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। इस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कांग्रेस ने इस अधिनियम को निराशाजनक कहकर इसकी निंदा की। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी तथा इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा। आइए कुछ बॉक्स में इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। भारत में सिविल सेवा। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1800 में सिविल सेवा में आने वाले युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। बाद में कंपनी के निदेशकों ने कलकत्ता की जगह इंग्लैंड के हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की तथा यहीं सिविल सेवकों के प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। 1855 से सिविल सेवा में खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती होने लगी। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति की गई। 1922 से ICS की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ होने लगी। रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देख लेते हैं। इसमें से भी हर पेपर में एक न एक क्वेश्चन आ जाता है। अधिवेशन तथा इसके अध्यक्ष, स्थान इधर दिया गया, महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित इधर दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला, 1885 में हुआ था व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इससे संबंधित तथ्य यह है कि गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। समकालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस उपस्थित नहीं हुए थे। सचिव ह्यूम थे। दूसरा 1886 में हुआ था जिसके दादा भाई नौरोजी थे। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया यहाँ पे। तीसरा 1887 में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे, मद्रास में हुआ था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे, इलाहाबाद में हुआ था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1890 में फिरोज शाह मेहता कलकत्ता में हुआ था। 1890 में हुआ था फिरोज शाह मेहता, इसके अध्यक्ष थे, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था यहीं पे। 1896 रहमतुल्लाह साइनी कलकत्ता में हुआ था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था यहीं पे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बंग भंग की आलोचना की गई। यहाँ स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किया गया। इसमें सभी तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन लगभग 90% आते हैं वो दे दिया गया है। 1906 दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज प्राप्ति घोषित किया गया यहीं पे। 1907 में सूरत में हुआ जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल एवं गरम दल में। 1915 में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे, बम्बई में हुआ था, जहाँ पे लाल वेडिंगटन ने इसमें भाग लिया था। 1916 अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने थे, लखनऊ में जो हुआ था। नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया। तिलक और एनी बेसेंट को
प्रयास तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और लीग में समझौता हो गया। यहीं पे तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहीं पर इन्होंने बोला था। 1917 एनी बेसेंट अध्यक्ष थी कलकत्ता में, प्रथम महिला अध्यक्ष थी यहाँ। 1920 बी राघवाचारी अध्यक्ष थे, नागपुर में हुआ था। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों को प्रतिनिधि घोषित की थी। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ था यहीं पे। इससे पूर्व सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी गई थी। 1924 महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। एक यही मात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, ये बेलगाम में हुआ था 1924 में, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। उन्नीस 1925 सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी, कानपुर में हुआ था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी यहाँ। जबकि जो 1917 में हुआ था, कहाँ पे, कलकत्ता में, उसकी अध्यक्ष कौन थी? वो पहली महिला अध्यक्ष थी, कौन, एनी बेसेंट, जबकि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। 1927 एम.एन. अंसारी अध्यक्ष थे, मद्रास में हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रस्ताव पारित किया गया, यहाँ पे साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित किया गया। 1929 जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, लाहौर अधिवेशन इसे कहा जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग यही की गई थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1931 वल्लभ भाई पटेल ने की थी अध्यक्षता, कराची में हुआ था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव यहीं पारित किया गया तथा गांधी में समझौता का अनुमोदन किया गया यहाँ पे। 1936 जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, लखनऊ में हुआ था, अप्रैल में। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताई थी। 1936 दिसंबर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने ही अध्यक्षता की थी, फैजपुर में हुआ था। प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। 1938 सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, हरिपुरा अधिवेशन इसे कहते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी हरिपुरा में, जिसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी। 1939 सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, त्रिपुरी अधिवेशन इसे कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे दिए जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। 1946 आचार्य जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष बने थे। मेरठ में अधिवेशन हुआ था। आज़ादी के समय जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गवर्नर जनरल लेफ्ट साइड में दिया गया, राइट साइड में कार्य उसके दिए गए। चलिए देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था 1757 से 1760 तक, या फिर 1765 से 67 में आ जाता है। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की इसने। मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि की थी इसने। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। वारेन हेस्टिंग 1972 से 85, सबसे ज़्यादा वर्ष तक, लगभग 13 वर्षों तक रहा है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया इसने। 1972 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कराई थी। मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी।
बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठे मुकदमे का आरोप लगाकर फांसी की सजा दिलवाई थी। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चलाया गया। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी के शासनकाल में हुआ। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के समय हुआ। सुरक्षा प्रकोष्ठी यानी रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तथा 1805 में फिर एक बार आया था। न्यायिक और कर संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया इसने। 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना, 3 बंगाल में तथा 1 बिहार में। 1793 में कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण किया। प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना कर दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की। भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही है। सर जॉन शोर 1793 से 98 तक रहा। हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया इसने। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 सहायक संधि प्रणाली के जनक कहा जाता है इसे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम इस प्रकार है। हैदराबाद ने सबसे पहले स्वीकार किया था 1798 में, फिर मैसूर 1799, उसके बाद तंजौर 1799, फिर अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1801, बरार और भोसले 1803 तथा सिंधिया 1804 आदि। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ। सर जॉर्ज वारलो 1805 से 1807 तक रहा। 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हो गया। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी 1809 में। 1813 का चार्टर एक्ट इसी के समय आया था। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 एंग्लो नेपाल युद्ध इसी के समय हुआ। 1816 में संगौली की संधि द्वारा युद्ध का अंत कर दिया। मराठा शक्ति को अंतिम रूप से समाप्त किया इसी ने। पिंडारियों का दमन किया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में इसी के शासनकाल में हुआ। 1824 में बैरकपुर में विद्रोह हो गया। अंग्रेज एवं बर्मा के बीच याडूप की संधि इसी के समय में हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया इसे। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई इसने। 1830 में कर्नल सिलीमैन की सहायता से ठगी प्रथा की समाप्ति की। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। शिशु बलि की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। शिक्षा के संबंध में एंग्लो प्राच्य विवाद इसी के समय आया था। चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 तक रहा, 1 साल। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इसे। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी के समय हुआ था। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय इसी के समय हुआ तथा दास प्रथा का उन्मूलन 1883 में इसी के समय में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1839 नरबली प्रथा का अंत किया इसने। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी के समय हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक था। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध इसी के समय हुआ। पंजाब का विलय इसी ने किया। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1885 में सिक्किम का विलय किया इसने। 1850 में सिक्किम का विलय किया। चलिए देख लेते हैं फिर से। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध इसी के समय हुआ जिसके तहत इसने पंजाब का विलय किया 1849 में। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध इसी के समय हुआ तथा 1850 में सिक्किम का विलय किया इसने।
व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसके तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्यों का क्रम इस प्रकार है: सतारा 1848 में, जैतपुर संभल 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। शिक्षा से संबंधित फुट डिस्पैच को लागू किया इसने। भारत में पहली बार रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853। कलकत्ता में आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत की इसने 1853 में। 1854 में पोस्ट ऑफिस से डाक टिकट का प्रचलन किया इसने। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक सेवा विभाग की स्थापना की इसने। भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत 1855 में हुई। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वाइसराय। 1857 का विद्रोह इसी के समय में हुआ था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत बम्बई, कलकत्ता में मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई इसी के समय। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया इसके द्वारा। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। लॉर्ड एलिंगटन प्रथम 1862 से 1863 बहावी आंदोलन का दमन किया इसने। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1859 अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज तथा कृषि विभाग की स्थापना की गई। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में की गई। मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1875 से 76 पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत इसी के समय हुई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की इसने। 1 जनवरी 1887 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू तथा भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई इसके द्वारा। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 सिविल सेवा में प्रवेश संबंधी आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया गया इसके द्वारा। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की इसने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। नियमित जनगणना की शुरुआत इसी के शासनकाल से करवाई जाने लगी 1881 से। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। एल्बर्ट विधेयक लाया गया 1883 में। इस विधेयक के विरोध में अंग्रेजों द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया। इस विधेयक के विरोध में अंग्रेजों द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 इसके शासनकाल में बंगाल टेनेसी एक्ट, अवध रेट एक्ट तथा पंजाब टेनेसी एक्ट पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के समय में हुई 1885 में। बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय कर लिया गया इसी के समय। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया इसी के समय। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 इसी के कार्यकाल में लाया गया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 इसके समय में भारत में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए।
लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। कॉलिन मोनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बनाया गया 1901 में इसके द्वारा। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया गया 1902 में तथा मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कोटा में कॉलेज की स्थापना की इसने। 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन और इसकी अनुशंसा के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया इसके द्वारा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के कार्यकाल में की गई। 1907 में कांग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ। इसी के समय मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसी के कार्यकाल में लाया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तथा यहीं पर बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को बनाने की घोषणा की गई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। इसके कार्यकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया जहां पर मुस्लिम लीग के साथ समझौता संपन्न हुआ। 1917 में सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई। 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। इसी के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत इसी के समय हुई। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय इसे कहा जाता है, यानी यहूदी था। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन नवंबर 1921 में इसके शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड इरविन 1926-31। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन इसी के समय हुआ। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसी के कार्यकाल में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी के समय हुई तथा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 को लॉर्ड इरविन के समय ही हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इसी के कार्यकाल में हुआ। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसी के समय हुई। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा इसी के समय में हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी इसी के समय हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के समय पारित किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। वाइसराय के तौर पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इसका रहा। 1937 में चुनाव कराए गए। इसी के कार्यकाल में 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। इसी के समय 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। इसी के समय तथा क्रिप्स मिशन का आगमन तथा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसी के समय हुई। लॉर्ड लिनलिथगो के समय। लॉर्ड वेवल 1944 से 1947। 1945 में शिमला समझौता का आयोजन इसी के समय हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन इसी के समय हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा इसी के समय हुई। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक। 24 मार्च 1947 को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना घोषित की। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए कुछ बॉक्स में इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। 1881 के प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार 7 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा 7 से 12 वर्ष तक की आयु के वाले बच्चों की कार्य अवधि 9 घंटे निर्धारित की गई।
1891 में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई। महिलाओं की कार्यावधि 11 घंटे निश्चित की गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: व्यक्ति उपाधि संबंधी। इधर व्यक्ति यानी लेफ्ट साइड में व्यक्तियों का नाम दिया गया, राइट साइड में उपाधि तथा संबोधन दिया गया। सुभाष चंद्र बोस देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया तथा नेताजी भी इन्हें कहा जाता है। गांधी जी महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहा जाता है तथा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन द्वारा कहा गया था। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पितामह कहा जाता है इन्हें। बाल गंगाधर तिलक भारतीय शांति का जनक कहा जाता है इन्हें। किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। सरोजिनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 थे। 1877 के दिल्ली दरबार में गणेश वासुदेव जोशी हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। डफरिन का कहना था कांग्रेस भारतीयों के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा था कांग्रेस सोने सोने लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसके सतमें मृत्यु में सहायक बनूं। गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वे 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। नेता तथा राजनीतिक गुरु लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मेजनी, जो कि इटली के थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले थे इनके राजनीतिक गुरु। सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास थे तथा बाल गंगाधर तिलक के दादा भाई नौरोजी थे राजनीतिक गुरु। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ। बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। ब्रिटिश भारतीय सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंध सुधारने हेतु सिफारिश करने के लिए 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड वेवेल प्रधान सेनापति था, जो बाद में 1944-47 तक भारत का वाइसराय बना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी घोष ने की थी। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी जो कि 14 अगस्त 1947 को आई थी। नामकरण भाषण जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। यह भाषण किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज कौन था? तो जॉर्ज 6 था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से था। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम से आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। बॉक्स में कुछ इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। 1877 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1892 में चुनाव जीता। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
1891 में कलकत्ता में इंपीरियल अभिलेख विभाग की स्थापना की गई। 1826 में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया। आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कर दिया गया। संगीत नाटक अकादमी 1952 में इसकी स्थापना की गई। इसने 1953 से कार्य करना शुरू किया। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र संस्था है। यह यूनेस्को के साथ मिलकर कार्य करती है। 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा की गई। साहित्य अकादमी वर्ष 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी, जिसे नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स देश कहा जाता है, देश में साहित्यिक संवाद, साहित्य के प्रकाशन और उन्नयन के लिए केंद्रीय संस्था है। ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1954 में भारत में दृश्य कलाओं, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला एवं अन्य ललित कलाओं को प्रोत्साहन, संरक्षित एवं विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसका वित्त पोषण संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य केंद्र दिल्ली में है और चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, शिमला, पटना एवं भुवनेश्वर इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं। यहाँ से आधुनिक भारत समाप्त होता है। अब इससे संबंधित जो प्रश्नावलियाँ हैं, यानी जो प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं आधुनिक भारत के, वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक एवं शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।